हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके फिजिक्स के पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे 12th में हैं और जिनको फिजिक्स का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। देखिए, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम को कैसे समझना है, इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका फिजिक्स में 5 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए, ये हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, बायो सेवर्ट का जो नियम है ये हमारे फिजिक्स के 4th चैप्टर में है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये नियम है। बायो और सेवर्ट जो है ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये नियम किस लिए दिया गया और इस नियम को किसने और कब दिया। ठीक है, उसके बाद में हम नियम को पढ़ेंगे विथ फिगर। ठीक, देखिए, इस नियम में सबसे पहले जानिए, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। यानी कि इसी से रिलेटेड नियम दिया गया बायो सेवर्ट का नियम, कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। इसी पर हमारा बायो सेवर्ट का नियम आधारित है। मान लीजिए कोई तार है भैया, ठीक है, ये आपका तार है, इसमें धारा प्रवाहित की गई आई। ठीक है, तो इस पे इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, इसी को हम इसी में देखिए, आगे देखिए क्या है। अब इस नियम को किसने और कब दिया? देखिए, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। ठीक है, यानी कि फ्रांस के दो वैज्ञानिक हैं, बायो और सेवर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे बायो सेवर्ट एक ही वैज्ञानिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन उन्होंने किया था, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने नियम दिया था जिसको कहा जाता है बायो सेवर्ट का नियम। अब चलिए नियम को पढ़ते हैं। ये तो था हमारे नियम से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक जानकारी जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि नियम क्या है। अब देखिए, बायो सेवर्ट के नियमानुसार इनके नियम को समझते हैं। ठीक है, किसी धारावाही चालक का लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन आप ऐसे कैसे समझेंगे? मतलब देखिए, एक फिगर हम बनाते हैं। मान लीजिए एक धारावाही चालक है। ठीक है, इस साइड में मैं बनाता हूं। मान लीजिए ये एक धारावाही चालक है। ठीक है, अब इस चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है, क्योंकि भैया जब धारा बहेगी तभी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये धारा आपकी आई बह रही है, यहां से बहेगी, यहां तक जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए, इस धारावाही चालक, जब इसमें धारा बहेगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां से एक बिंदु यहां पर P है, ये आपका है बिंदु P। ठीक है, और इस पर आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा B से। ठीक, तो कहा जा रहा है कि देखिए, किसी धारावाही चालक का लघु अवयव, अब इस धारावाही चालक का एक छोटा सा अवयव हम ले लेते हैं, बहुत छोटा सा इसका एक अवयव ले लेंगे। ठीक है, देखिए, ये आपका इसका एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया। ठीक, तो इस धारा, जब इस चालक, ये आपका चालक है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। ठीक है, तो इस धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, मान लीजिए बिंदु P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो डेल्टा P है। अब ये जो छोटा सा अवयव हमने ले लिया है, मान लीजिए ये आपका है डेल्टा L। डेल्टा एल मतलब देखिए, इस पूरे चालक की लंबाई तो एल है, लेकिन इसका छोटा सा अवयव हमने लिया है, तो इसको मैं डेल्टा एल से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर देखिए, इधर भी उत्पन्न हो जाएगा। थोड़ा आप टेढ़ी लाइन मत बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिए, इधर भी आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ऐसे बी।
इसको भी हम डेल्टा बी से डिनोट करेंगे। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। अब मान लीजिए ये जो आपका लघु अवयव डेल्टा एल है, ठीक है, इससे आर मीटर की दूरी पर ये बिंदु पी है आपका, कितनी दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर। ठीक, इसकी दूरी हम आर ले लेंगे। तो आपका जो डेल्टा एल है वही इसमें कहा गया है। देखिए, किसी धारावाही चालक का लघु अवयव जो डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु पी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। यानी कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है ये किन किन कारकों पर निर्भर करेगी। देखिए, ये जो है डेल्टा बी चालक में प्रवाहित जो धारा आई है इसके अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, मतलब जो डेल्टा बी होगी ये चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। दूसरी चीज, जो अवयव की लंबाई है, ठीक है, जो डेल्टा बी है ये इस जो अवयव की लंबाई डेल्टा एल है इसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। इन्हीं सबको अभी हम लिखेंगे, उसी के बाद हमारा फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, और एक और है, देखिए, जो हमारा डेल्टा बी है ये अवयव की लंबाई डेल्टा एल तथा इस बिंदु पी के बीच जो कोण बनता है, देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है थीटा। ठीक है, कोण का नाम दे देंगे हम थीटा। तो कहा जाएगा कि जो डेल्टा वी है ये अवयव की लंबाई डेल्टा एल, ठीक है, तथा जो बिंदु पी है इनके बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ज्या का मतलब साइन थीटा। ठीक, तो ये सब इस पर डिपेंड करेगा। और एक चीज और है भैया, क्योंकि यहाँ पे दूरी भी दी गई है, देखिए यहाँ डेल्टा एल से इस पी के बीच की दूरी स्मॉल आर है, तो आप कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है ये चालक से बिंदु पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्हीं सबको हम लिखेंगे। मतलब यहाँ पर जो बायो सेवर्ट का नियम दिया गया वो किसी धारावाही चालक में धारा बह रही है, उससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर डेल्टा बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो अब यहाँ पर एक एक को हम लिखेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे, देखिए, सबसे फर्स्ट हमने बताया कि जो डेल्टा बी है ये चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, ये जो डेल्टा बी होगा ये कई कारकों पर निर्भर करेगा, धारा पर निर्भर करेगी, इस डेल्टा एल पर डिपेंड करेगी, इस थीटा पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और इस डेल्टा एल से जो पी के बीच की दूरी आर है इस पर भी डिपेंड करेगी। वही सब हम लिखेंगे कि आखिर जो डेल्टा बी है ये किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो ये पहले धारा आई पर डिपेंड करता है, तो लिखेंगे डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई। ठीक है, अनुक्रमानुपाती आई, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ऐसे हम सबको लिखेंगे। अब दूसरी चीज क्या है, मैंने बताया कि जो डेल्टा वी है ये इस अवयव की लंबाई जो डेल्टा एल है इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, दूसरा मोमेंटम, एक एक पॉइंट को लिखिए, यही बायो सेवर्ट का नियम है, कुछ खास इसमें नहीं है, बस समझना है। देखिए, डेल्टा बी अवयव की लंबाई, अवयव की लंबाई, ठीक है, अवयव की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल, छोटे से अवयव की लंबाई है डेल्टा एल। ठीक है, तो डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जो डेल्टा बी है ये अवयव की लंबाई डेल्टा एल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर भी लिख देंगे डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जो इसके बीच कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपका डी एल डेल्टा एल है और जो बिंदु पी है, देखिए इनके बीच में एक थीटा कोण बन रहा है, इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो तीसरा पॉइंट अब लिख देते हैं यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो लिखेंगे डेल्टा बी अवयव की लंबाई
अवयव की लंबाई, ठीक है, तथा बिंदु P के बीच बने कोण, देखिए दोनों के बीच कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण, ठीक है। तो बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, कि ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो वही फिर लिख देंगे हम डेल्टा बी जो है ये अनुक्रमानुपाती है किसके, साइन थीटा। देखिए ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक है, तो साइन थीटा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब एक समीकरण और है, वो क्या है, देखिए जो आपका डेल्टा वी है वो, देखिए ये जो आपका डेल्टा एल डेल्टा एल से बिंदु P के बीच की जो दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसको भी लिख देंगे और समीकरण नंबर 4 इसको मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट वाला लिखेंगे, डेल्टा बी चालक से बिंदु P के बीच की दूरी r, देखिए बीच की दूरी क्या है, r, ठीक है, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे हम, डेल्टा बी, अब ये व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r², ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 4, ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब करना कुछ नहीं है भैया, 1 2 3 4 तीनों समीकरण को अगर आप देखिए ऊपर से मैं चल रहा हूं, देखिए समीकरण नंबर 1 आपका ये है, 2 ये है, यानी कि डेल्टा बी जो है ये धारा के अनुक्रमानुपाती है, डेल्टा बी जो है ये लघु अवयव डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती है, डेल्टा बी जो है ये साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है, और डेल्टा बी 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है डेल्टा बी, ठीक, और बाकी के जो हमारे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को मिलाने पर, तीनों चारों को मिला देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 2 3 व 4, देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को लिख देंगे 4 को मिलाने पर, ठीक है। तो डेल्टा वी तो आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि चारों जो है डेल्टा वी ही है, तो डेल्टा वी को ऐसे रहने देंगे, बाकी सबको मिला देंगे। देखिए सबसे पहले ये धारा के अनुक्रमानुपाती था तो धारा लिख देंगे, फिर डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती था डेल्टा एल लिखेंगे, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती था साइन थीटा लिखेंगे, अपान देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था तो r² लिख देंगे। बस यही फॉर्मूला है हमारे बायो-सेवर्ट के नियम का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये अनुक्रमानुपाती है, सॉरी बराबर मत लगाइएगा, यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये इन सबके अनुक्रमानुपाती और r² जो है इसकी व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, दूरी के वर्ग के। अब क्या करेंगे, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारा आएगा डेल्टा बी इक्वल टू, बराबर जब लगाएंगे तो एक नियतांक यहाँ पे जुड़ेगा, वो नियतांक है μ0/4π, ठीक है। बाकी को ऐसे रह देंगे इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान r², ठीक है। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप सबको बताइए, देखिए μ0 क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, लिख लीजिए μ0 इक्वल टू निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक। आई क्या है, धारा है, डेल्टा एल है लघु अवयव, साइन थीटा ये ज्या है, r² क्या है, ये दूरी है, ठीक है। मतलब
लघु अवयव डेल्टा एल से पी के बीच की दूरी। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज और समझिए, फॉर्मूला तो समझ में आ गया, यही आपके बायो-सेवर्ट के नियम का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए, सारी वैल्यू दी जाए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे इसमें होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये देखिए एक नियतांक है, इसको नियतांक लिख देंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो अगर आप कहीं भी न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपको दिया गया है, तो इसकी वैल्यू आप 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे अगर केवल म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर पूछी जाए तब क्या करोगे? म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की वैल्यू पूछी गई है तो 4 पाई को 10⁻⁷ से गुणा कर दीजिए, क्योंकि इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, बाकी ऐसे ही रहेगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन, इन सारी चीज़ों को आप हाईलाइट कर दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है? म्यू नॉट का मात्रक, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक। ठीक है, इसका मात्रक होता है, देखिए MK80 पद्धति में, देखिए किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -2 और एम्पियर के पावर -2, एम्पियर के पावर -2। ठीक है, ये MK80 पद्धति में इसका मात्रक होता है। ठीक, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा। ये सारी जानकारियाँ आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये जो मैंने ऊपर बताया, इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, ये आपको कई जगह यूज़ करने होते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर जानिए। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी आता है, एक और वैल्यू बता देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आ जाता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। इसकी वैल्यू कोई पूछे क्या होगा, तो देखिए भैया, यहाँ से 2 पाई यानी कि 2 यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 पाई था, इसका 2 पाई का 2 से गुणा करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, तो यानी कि ये 2 हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और 10⁻⁷ ऑलरेडी है, ये आपका ऐसे रहेगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आता है तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा वैल्यू होता है। तो देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में बायो-सेवर्ट का नियम बताया, बायो-सेवर्ट के नियम से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स बताए, तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा बायो-सेवर्ट का नियम। जो बच्चा समझ गया भैया, उसका 4 से 5 नंबर क्लियर हो चुका है। नहीं समझ में आया, फिर से आप वीडियो को देखिए, लेकिन इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर समझना है। ठीक है, तो आज का इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।